कि कोई भी डाउट्स आपके एसएचएम से रिलेटेड हो तो प्लीज लेट मी नो। एंड आई फाउंड दैट देयर वर वेरी वेरी फ्यू डाउट्स एंड अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, एसएचएम के क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी से कीजिएगा। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, कि आपको अच्छी तरह पता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप लोग करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ उस टॉपिक के अंदर बढ़ेगी। ये आपको आज तक के एक्सपीरियंस से तो बहुत आराम से एक्सपीरियंस हो गया हो, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस को कमजोर मत रखिएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फिजिक्स, ठीक है। तो जो नया चैप्टर वी आर टॉकिंग राइट नाउ आज, है ना, हम लोग बात कर रहे थे वेव्स के बारे में, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे वेव्स के बारे में, राइट। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि वेव इज डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, राइट। वेव क्या है? इट इज बेसिकली डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ये मीडियम के अंदर मौजूद डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अब छोटी मोटी चीजें आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। वेव को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक वेव होती है आपकी मैकेनिकल वेव एंड दूसरी होती है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। वेव्स को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने सिर्फ इतना समझा, क्या समझा, कि वेव इज बेसिकली डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव जो है डिस्टर्बेंस होता है किसी भी मीडियम का, ये हम लोगों ने समझा, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि पानी के अंदर जब एक पत्थर गिराया जाता है तो रिपल्स बनते हैं, यानी कि फिर से डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करता है आगे की तरफ। फिर हमने देखा कि पानी के अंदर आप अगर कोई पत्ता, लीफ, है ना, लीफ को अगर आप डाल देते हैं तो भी आप देखेंगे कि जो लीफ का शेप है उस तरीके की वेव्स बन रही हैं। अगर आप सर्कुलर डालेंगे तो आप देखेंगे सर्कुलर वेव्स बनेगी। अगर आप एक स्टिक डालेंगे, मैच स्टिक अगर आपने डाली तो आप देखेंगे सिलिंड्रिकल वेव्स वहां पे बन रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा आपका डिस्टर्बेंस होता है, जैसा आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक उसी तरीके की जो है वेव्स भी वहां पे हमें दिखती हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो स्टेटमेंट लिखा था वो सिर्फ ये कहता है कि वेव्स आर बेसिकली डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। पहला मैकेनिकल ऑब्लिक इलास्टिक वेव, ठीक है। मैकेनिकल ऑब्लिक इलास्टिक वेव, such waves which need medium, है ना, ऐसी waves which need medium to propagate, example string waves, sound waves, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को? ऐसी waves जो कि इलास्टिक हो। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? यानी कि जिसमें मीडियम इन्वॉल्व हो, जिसमें स्ट्रेचिंग हो सके, जिसमें स्ट्रेचिंग हो, एक्सपेंशन हो, कंप्रेशन हो, यही सब तो बोला इलास्टिक, है ना। स्प्रिंग का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, वो इलास्टिक चीज थी। रबर बैंड का एग्जांपल ले लीजिए, ये सब इलास्टिक है। अब होता क्या है, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने इलास्टिसिटी, वैसे तो आगे आएगा, एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें आएगा ये चीजें सब कुछ। बट वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको जब इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताया था तो एक इनइलास्टिक टर्म भी हमने यूज किया था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इलास्टिसिटी जो होती है, माने फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी चीज की, वो वेरी करती है ना। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा रिजिड है तो हम उसको नॉन इलास्टिक बोलते हैं, है ना, नॉन इलास्टिक। तो इसी तरीके से क्या होता है कि कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड, चाहे रस्सी भी हो, आपको लगता होगा यार रस्सी तो इलास्टिक नहीं हो सकती सर, बट आप मानोगे नहीं, रस्सी को जब आप खींचते हो ना तो चाहे रस्सी इतनी मोटी हो, थोड़ी सी स्ट्रेच होकर पतली हो जाती है। आप एक्सपीरियंस करना, मैंने तो किया हुआ है, आप भी खींच के रस्सी को देख सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग के अंदर भी इलास्टिसिटी होती है थोड़ी सी, है ना। भले ही उसका परसेंटेज कम हो सकता है बट होती तो है, प्रेजेंस तो होती है ना। इसी तरीके से साउंड वेव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रेजेंट, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, अगर आप मुंह के आगे हाथ रखते हैं तो यू विल सी एयर पार्टिकल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ, है ना। अगर एयर पार्टिकल्स मुंह में से बाहर आ रहे हैं तो दे आर पुशिंग द पार्टिकल्स एंड दे आर मूविंग लाइक दिस एंड रीचिंग अप टू दिस microphone of this particular camera and then the sound is getting recorded, ठीक है। Similarly, if you will be sitting in front of me, most probably sooner or later, एक दिन आएगा जब आप मेरे सामने बैठे होंगे and I'll be teaching you and I'll be more than happy to see your faces that time। तो उस टाइम पे भी जब साउंड प्रोपोगेट करेगी रूम के अंदर चारों तरफ, that too also will be due to these mechanical waves, these are known as साउंड वेव, ठीक है। तो आगे और डिस्कशन चलता रहेगा इस चैप्टर के अंदर। अब ध्यान से देखें, ये एक एग्जांपल यहाँ पे ये हो गया, और इनफैक्ट एक एग्जांपल मैं और भी ले सकता हूँ यहाँ पे। वो एग्जांपल है रिपल्स इन द वाटर, रिपल्स इन द
वाटर। ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स हो गए मैकेनिकल एंड इलास्टिक वेव्स के। बी, नॉन मैकेनिकल वेव्स, ऐसी वेव्स भी होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती ही नहीं है ना। सच वेव्स विच डोंट नीड मीडियम टू प्रोपोगेट, या फिर आप ऐसे मान लीजिए मीडियम इज नॉट कंपल्सरी फॉर देम, है ना, यानी कि मीडियम हो तो अच्छी बात है और ना भी हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद एवरीथिंग। ठीक है, सच वेव्स आर एग्जांपल लाइट वेव्स, है ना। इसके एग्जांपल में लाइट वेव्स है और आई कैन एश्योर यू ये टॉपिक आपके लिए 12th क्लास में आएगा। ठीक है, इस साल आपको इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ दिसंबर तक, जनवरी के बाद तो आपको इस पे बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे लिए इस साल ये 2 चैप्टर हैं क्लास 11th में, एक ये और एक ये 2 चैप्टर जिनको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन सा पूछूं, वो क्वेश्चन सिर्फ ये है, शायद आपने अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर बेलजार एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो, पता नहीं शायद स्कूल्स के अंदर वो इंक्लूड किया जाता है या नहीं किया जाता है। बेलजार एक्सपेरिमेंट में ये था कि एक घंटी हुआ करती थी, एक बेल हुआ करती थी, है ना। उस बेल को इस तरीके से एक जार के अंदर रखा जाता था एंड यहाँ पे एक वैक्यूम पंप होता था, है ना, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप होता था। हम क्या करते थे, घंटी को बजाते थे। ठीक है, घंटी से साउंड आती थी, वाइब्रेशन आती थी, फिर हम सारी की सारी एयर जो अंदर होती थी वो बाहर निकाल लेते थे, है ना। एयर को हम सारी की सारी अंदर की एयर को बाहर निकाल लेते थे। जैसे ही यहाँ वैक्यूम होता था तो आवाज खत्म हो जाती थी, जैसे ही यहाँ वैक्यूम होता था तो आवाज खत्म हो जाती थी। तो उससे ये पता चलता था कि साउंड को मूव करने के लिए या साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, साउंड को सुनने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। तभी हमें पता चला कि जो है साउंड जो है मैकेनिकल वेव्स के अंदर की एक प्रॉपर्टी है। बट फिर हमने क्या किया, इसी बेल को हटा के यहाँ पे एक बल्ब लगाया, है ना, बल्ब लगाया, रोशनी हुई, फिर हमने एयर सारी की सारी बाहर निकाल दी वैक्यूम पंप से। फिर उसके बाद यहाँ पे बल्ब अभी भी लगा हुआ ही था, तो देखो रोशनी तो तब भी आ सकती है, यानी कि लाइट वेव्स आर समथिंग विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। ठीक है, तो आप इसी एक्सपेरिमेंट को हिंदी में देसी भाषा में अपने यहाँ पे लिख देंगे तो इट विल बी मोर देन अ वेरी गुड नोट एट योर पार्ट, जिससे कि रिवीजन करते वक्त आपको इस्तेमाल करने में आसानी रहेगी और समझ भी पाएंगे। ठीक है, जनरली ये एक्सपेरिमेंट क्लास 9th के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है। आई डोंट नो वेदर हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस एग्जाम्पल, है ना। अब अगर मैं वेव्स की बात कर रहा हूँ, इतनी देर से वेव्स की बात कर रहा हूँ, तो वेव्स का क्लासिफिकेशन अभी हम लोगों ने किया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। वेव को और फर्दर 2 पार्ट में भी क्लासिफाई किया जाता है ना। हम लोगों ने वेव्स के बारे में जब पढ़ा था तो आप लोगों ने 9th क्लास में ये सीखा होगा कि वेव्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ आपको, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, यहाँ पे अगर अपन ब्रैकेट में डाल दें तो यहाँ पे डाल दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ठीक है, ये पहला क्लासिफिकेशन है हमारे लिए वेव्स को, चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। ये सिर्फ इसलिए कि मैं आपको बता सकूं कि ये हम अब पढ़ने वाले हैं और ये अगले साल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है वेव में, उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है वेव। ठीक है, waves are classified into 2 parts. First is your transverse wave, ठीक है, and second is your longitudinal wave. Transverse wave क्या होती है बताया था, याद है मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, एक रस्सी, ये बच्चे ने पकड़ रखी रस्सी, ठीक है, इधर से दूसरे बच्चे ने भी पकड़ रखी, तो मैं नहीं दूंगा तुझे ऐसे। ये चंपू, दिस इज चंपू एंड दिस इज बंटी, बंटी एंड चंपू बोथ आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर। ठीक है, रस्सी नहीं देना चाहते एक दूसरे को, ये दोनों खींचे जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब देखो रस्सी के अंदर काफी सारे पार्टिकल हैं, काफी सारे पार्टिकल हैं इसके अंदर, रस्सी के अंदर। अब होता क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, है ना, इन लोगों ने क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो आपकी एक वेव बन गई यूं ऐसे, है ना, आपकी ये वेव यहाँ पे बन गई ऐसे। अब ये पॉइंट जो है आपका ऊपर गया, ये पॉइंट और ऊपर गया, ये पॉइंट ऊपर गया, ये पॉइंट ऊपर गया, ये पॉइंट यहाँ का यहाँ, ये पॉइंट नीचे, ये पॉइंट नीचे, ये पॉइंट नीचे, ये पॉइंट नीचे, ये वहीं कहीं, ये पॉइंट ऊपर, ये पॉइंट ऊपर, ये पॉइंट ऊपर, ये पॉइंट ऊपर, ये पॉइंट यहीं कहीं, नीचे नीचे नीचे, ये पॉइंट यहीं कहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल
और ये पार्टिकल, दे आर एट सेम प्लेसेस। ये वाला पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, दीज पार्टिकल्स आर एट द सेम प्लेसेस। दिस पार्टिकल 3, पार्टिकल 4 है ना, पार्टिकल 5, ये पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे ही है। दे आर नॉट शोइंग एनी मूवमेंट राइट नाउ, ठीक है। तो बाकी द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इफ यू सी, अब हमारी वेव तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, तो प्रोपगेशन ऑफ वेव इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सभी को दिख रहा होगा है ना। बट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन और द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस लाइन को है ना, ये जो डॉटेड लाइन ब्लू वाली दिख रही है आपको, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। याद है कल की क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि वेव्स में बेसिकली इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं लाइन में, एक के बाद एक, और वो सब के सब क्या कर रहे होते हैं, SHM कर। तो मैं ये भी कह सकता हूँ इस लाइन पे सभी पार्टिकल्स का मीन पोजीशन भी होता है, इसी लाइन पे सभी पार्टिकल्स का मीन पोजीशन होता है, मैं ये भी कह सकता हूँ। दोबारा सुनिएगा, इसी लाइन पे सभी पार्टिकल्स का मीन पोजीशन होता है एंड वो अपना अपना SHM कर रहे होंगे, ठीक है। आगे तो मैं डिटेल में बात करूंगा ही खैर। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सच वेव्स इन विच particles of the medium move perpendicularly to direction of propagation of wave. Such waves in which particles of the medium move perpendicular to the direction of propagation of wave is known as transverse wave, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके की वेव में जो डिजाइन हमारा बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, तुम 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 ऐसे। तो इस अपर पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट एंड इस लोअर पार्ट को हम बोलते हैं ट्रो, ठीक है। एंड एक और खास बात, तो क्रेस्ट और ट्रो आपको दिख गया। दूसरी चीज, चलिए आगे हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे, इतनी जल्दी कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस अनदर टाइप ऑफ वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अच्छा, ये वेव्स कैसे आती हैं मैं जरा आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए आपने सोनी का या JBL का या बोस का एकदम धांसू वाला स्पीकर यहाँ पे लगाया, जैसे संक्रांत पे लोग छत पे गाना बजाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, बोस का धांसू वाला स्पीकर लगाया। अब स्पीकर तो लगा दिया, एकदम लाउड म्यूजिक प्ले किया है ना, जो भी है गाना आजकल नया बहुत तगड़ा आ रहा है मार्केट के अंदर, सभी लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो बेबी को बेस पसंद है, गाना लगा दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब गाना यहाँ प्ले हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली पता है कि इस गाने से जैसे हमारे मुंह में से हवा निकलती है, अगर आप स्पीकर को चेक करेंगे तो स्पीकर से भी हवा निकलती है ना। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स को यहाँ जो भी, अच्छा अब देखो, अब एयर के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ सामने होंगे ही थी, ये रहे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, इनको धक्का लगने वाला है। तो जैसे ही इनको धक्का लगेगा तो यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो जाएगा इस जगह पे, जहाँ पे काफी कम मॉलिक्यूल्स बचेंगे क्योंकि उनको यहाँ धक्का मिल चुका है और वो यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है। इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन वाला रीजन, है ना। दिस इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन। ये वो इलाका है जहाँ पे काफी सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए ड्यू टू अ सडन पुश बाय द एयर, यहाँ कम रह गए, इसीलिए इस इलाके को हम कहते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने जो इधर इनको डिस्प्लेसमेंट दिया ना, इन पार्टिकल को जो यहाँ खड़े थे, आपने इनको इधर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो अब ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम आपने इसको इधर धक्का दिया। अब इसके आसपास कुछ मॉलिक्यूल्स रहे होंगे जो चाहेंगे कि यार हमसे हमारा दोस्त छीन लिया, है ना। हालांकि उनको भी अपने अपने लेवल पे धक्का लगा होगा, बट वो कोशिश करेंगे यार दोबारा खींच के लाओ अपनी जगह। तो ये टू फ्रो आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, क्यों? तो ये इस तरीके से धक्का मारते मारते आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं ना। तो बात सिर्फ उतनी ही है, वेव में हमें यही सिखाया गया कि ये पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये आगे पीछे मूव करता रहेगा बस, बट ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैटर डजंट मूव, बट हाँ ये आगे जब जा रहा होगा तो अपने साथ आगे वालों को एनर्जी दे देगा, क्योंकि उनको कोलिजन के थ्रू वेलोसिटी पकड़ा देगा उनको, फिर उनको वेलोसिटी मिल जाएगी तो वो अपने आगे वेलोसिटी पकड़ा देगा। तो ये क्या होगा कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कर देगा कोलिजन के। तो ऐसा देखा गया है, ऐसी सिचुएशन में जो वेव्स होती हैं हमारी इसी तरीके से प्रोपोगेट करती हैं लेयर्स में, फिर आगे वापस से एक रेयरफेक्शन आ जाएगा, फिर आगे एक और कंप्रेशन आ जाएगा। इसी फेनोमेना को आप लोगों ने साउंड में क्लास 9 में डेफिनेटली पढ़ा भी होगा और यही सेम डायग्राम शायद बनाया भी होगा, क्योंकि आई एम वेरी मच श्योर कि
9th क्लास में बच्चों के कंसंट्रेशन की बात की जाए तो वो बहुत हाई होता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं ना। तो पक्की बात है आप लोगों ने इसे पढ़ा ही पढ़ा होगा। तो दिस इज द वे हाउ अ साउंड वेव प्रोपोगेट्स। हालांकि इसको डिटेल में तो आगे पढ़ा ही जाएगा। तो दिस इज द वे बाय विच आई कैन से साउंड वेव प्रोपोगेट। अब इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो यू कैन राइट डाउन, आप चाहे तो इसे ऐड कर दें डेफिनेशन में भी। सच वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि प्रोपोगेट है ना, मूव लिख देते हैं, पार्टिकल्स move to and fro, that is parallel to the propagation, to the direction of propagation of wave, parallel to the direction of propagation of the wave। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो आपका पार्टिकल है ना, वो आगे एंड पीछे है ना, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है एंड आपकी वेव इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि दे बोथ आर पैरेलल। यही चीज अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका पार्टिकल जो है, ठीक है, वो अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक, एंड आपकी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? देयर इज अ परपेंडिकुलर रिलेशन एंड देयर इज अ पैरेलल वाला रिलेशन, ठीक है। तो ऑन दीज बेसिस जो है हम लोगों ने क्लासिफाई किया है वेव्स को, वी कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। अब इनके एग्जांपल्स भी जरा सोच लीजिए। दिस इज द एग्जांपल इन स्ट्रिंग वेव, ठीक है। सबसे पहला जो वेव हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी थ्योरी में वो स्ट्रिंग की वेव ही है, इसलिए सबसे पहले मैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में आपको सिखाऊंगा एंड द नेक्स्ट एग्जांपल विच विल कम लेटर ऑन विल बी आवर साउंड वेव। फिर हम लोग इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ आपको पता चल चुका होगा कि 9th क्लास एकदम जीरोक्स होती है 11th क्लास में आके, एंड आपकी 10th क्लास जो है जीरोक्स होगी आगे जाके इन योर 12th क्लास, ठीक है। अब कुछ चीजें जिनके बारे में हम लोगों को लिखना है, कुछ टर्मिनोलॉजीज जिनके बारे में हम लोगों को लिखना है, वो है व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज टाइम पीरियड, ये सब चीजें जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ वेव, ठीक है। सिर्फ इसलिए क्योंकि सभी लोगों के पास बेटर एकदम सेम पेज पे नॉलेज रहे। हालांकि सारी चीजें हैं तो वही 9th क्लास की, बट स्टिल you must be having this particular knowledge, ठीक है। तो we have discussed two types of waves here, एक अपनी ट्रांसवर्स है और दूसरी अपनी लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं यहाँ पे दोनों वेव्स बनाऊंगा बारी बारी से। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज वेवलेंथ, है ना। व्हाट इज अ वेवलेंथ? वेवलेंथ का बच्चों जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा, है ना। वेवलेंथ लैम्डा, इसको उल्टे वाई से लिखा जाता है ना। दिस इज द सिंबल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। It is basically distance between two consecutive crests or trough. Distance between two consecutive crests and trough is known as wavelength. यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे आप वेवलेंथ कह सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे भी आप वेवलेंथ कह सकते हैं। दिस इज वेवलेंथ, ठीक है, इसी को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव, है ना। अगर मैं एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहा हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन विल बी नोन एज वेवलेंथ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर देसी भाषा में लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल T, इज ऑल्सो नोन एज वेवलेंथ। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा का पूरा, इसी को लैम्डा कहा जाता है, इस डिस्टेंस को भी लैम्डा कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज टाइम पीरियड। ये आपको पता ही है, SHM में भी था, वापस है आ रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड कैपिटल T, टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, सिंपल एज दैट, ठीक है। पहले की तरह वापस अभी भी वही सेम चीजें हैं, इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज S और इसको इस न्यू से भी डिनोट किया जाता है। दिस इज द कर्सिव V, है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा V वेलोसिटी लगे तो इसको इग्नोर कीजिएगा, बट रिमेंबर कई किताबों में कई क्वेश्चंस में आपको अगर लिखा हुआ मिल जाए तो थोड़ा सा हाई अलर्ट पे रहिएगा, है ना। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1/T, है ना। इट इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जो यूनिट होती है SI यूनिट वो सेकेंड इनवर्स होती है और आप इसे हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। यहाँ की तो यूनिट आपको पता ही है, सेकेंड होती है D।
वेलोसिटी ऑफ वेव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बारे में एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स is the property of that source only. It will not change. It will not change on changing medium. ठीक है। It will be discussed in chapter of light next year. ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली कभी भी, जैसे सपोज कीजिए मैं किसी की बात कर लेता हूँ, बोस के कंपनी के, है ना, 2 स्पीकर आपने और आपके दोस्त ने साथ साथ खरीदे। मान लीजिए JBL का भी खरीदा, किसी का भी खरीद लिया, है ना। 2 स्पीकर साथ साथ खरीदे, एकदम सेम टू सेम खरीदे, सेम डिस्काउंट पे खरीदे, सेम ऑफर में खरीदे, दोनों ने सेम पैसे देके खरीदा, सेम कंपनी का खरीदा और सेम वॉटेज का खरीदा। उसके बावजूद भी दोनों स्पीकर की फ्रीक्वेंसी कभी भी सेम नहीं होती, गारंटी है। इसी तरीके से अगर मेरे घर में एक ही कंपनी की काफी सारी ट्यूबलाइट है ना, और सब सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है, तब भी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने आपसे स्टेटमेंट ऐड करने के लिए कहा, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सोर्स, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, ठीक है। फिर बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ अ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव अपॉन टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द वेव। तो v इज इक्वल टू बेसिकली लैम्डा अपॉन t, है ना। चाहे तो आप इसे लैम्डा इंटू एफ भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/t फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसे लैम्डा इंटू एफ भी लिख सकता हूँ। अब कई जगहों पे इस फॉर्मूले का यूं लिखा जाता है, लैम्डा इंटू न्यू। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि v कौन सा है और न्यू कौन सा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, है ना। एक सिंपल भी रहेगा और एक थोड़ा सा कर्सिव भी रहेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है, सिंबल है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो कुछ छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो आपने सीखी वो यही थी आपके सामने, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, बात सिर्फ छोटी सी है, वो ये है कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है बच्चों, है ना, वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती है। ध्यान से देखिए, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने विजिबल लाइट अगर देखी है ना, देखते ही हम लोग, तो विद ग्योर 10th क्लास में ही आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इस डायरेक्शन में जब आप जाते हैं तो आपकी जो वेवलेंथ होती है बच्चों कलर की, वो इंक्रीज होती है ना। और अगर आपने नोट किया हो तो हम लोग रेड कलर्स को ही जो है लेजर्स में इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर को ही जो है हम लोग लेजर्स में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कई जो मूवीज आती है हमारी बिल्कुल डिटेक्टिव टाइप की, जिसमें स्नाइपर से कोई हेडशॉट लेना चाह रहा है, तो आप देखेंगे उसमें रेड कलर का लेजर लगा रहता है टॉप पे, ठीक है। लेजर ही क्यों? क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाई है, तो रेड लाइट की स्पीड भी सबसे ज्यादा हाई होगी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सब कलर्स में से सबसे पहले रेड ही पहुंचेगा। इसीलिए जो वेलोसिटी का ऑर्डर है वो भी इसी ऑर्डर के अंदर इंक्रीज होता है, बिकॉज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इट इज क्वाइट विजिबल हियर, ठीक है। सिर्फ एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब बेसिकली यहाँ से जो हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं, अब मैं अगर वेव को आगे लेके चलूं एंड वी जस्ट डिस्कस इक्वेशन ऑफ वेव, है ना। अगर मैं आपसे इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में बात करना चाहता हूँ अब, तो इक्वेशन ऑफ वेव की फील हमें कैसे आएगी वो थोड़ा अब उस पर अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कुछ शेप वेव का कैसा होता है वो सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। सबसे पहले तो आपके सामने स्ट्रिंग वेव आने वाली है, और स्ट्रिंग वेव तो आपकी ऐसी ही होती है, तो उसका शेप यूं ही रहेगा, है ना। डिपेंड्स कि आप कितनी तेज झटका मारते हैं तो वो हम्प जो है उतना ही ऊंचा हो जाएगा, इसके अलावा और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आता। एंड दूसरा इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से जो है अपने हाथ को ऊपर नीचे शेक कर रहे हैं। What is the frequency of your vibration with which you are moving your hand up and down? By that only the time period of the wave will be decided. ठीक है। घर पे खेल सकते हैं। घर पे क्या कीजिएगा, है ना, अगर आप यहाँ पे होते तो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट में करता, बट अदरवाइज मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, बिकॉज somebody has to hold that particular there, है ना। तो चलिए वो देखते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ वेव, है ना, इक्वेशन ऑफ वेव की मैं बात कर रहा था। हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपकी रस्सी है वापस से, ठीक है। सोचिए पहला पार्टिकल है हमारा यहाँ पे, ठीक है, पहला पार्टिकल है, और ये आपका ये y एक्सिस है बेटा, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस ऑब्वियसली,
एंड कॉमा यहाँ पे आपका टाइम भी चेंज होता है, मतलब टाइम पीरियड भी शो करते हैं, तो इसलिए x कॉमा t दे बोथ आर ऑन दिस एक्स एंड y इज इन दिस एक्सिस। क्या मैंने आपको शुरू करते ही वेव चैप्टर के बारे में जब पहले दिन पे इंट्रोडक्शन दी तो मैंने बोला वेव्स में बेसिकली इनफाइनाइट पार्टिकल्स एक साथ SHM करते हैं, एक साथ SHM करते हैं। क्या मैंने आपको ये बताया था पहले ही दिन पे, है ना? अब अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये पहला पार्टिकल है, दिस इज आवर फर्स्ट पार्टिकल, पहला वाला जो ये शुरू करने वाला है पूरे वेव को, है ना? अभी आपके सारे पार्टिकल ये ब्लू से बना रहा हूँ, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कहाँ पे सारे के सारे कहाँ बैठे हैं? अपनी अपनी मीन पोजीशन पे बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? अपनी अपनी मीन पोजीशन पे बैठे हैं। अब इस पार्टिकल को उठाया और ऊपर की तरफ धक्का दिया, है ना? तो ये पार्टिकल ऊपर गया, फिर इसको नीचे खींच के लाया, फिर ऊपर लेके गया, ऐसे 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 ऊपर नीचे, इससे SHM करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? इससे SHM करवा। क्या ये शुरुआत में मीन पोजीशन पे है? क्या ये t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे है? तो क्या मैं कह सकता हूँ इस पार्टिकल का फाई 0 होगा, है ना? तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल इफ वी राइट इक्वेशन ऑफ SHM, है ना? इक्वेशन ऑफ SHM इट विल बी y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, है ना? तो इसी को मैं आगे लिख सकता हूँ y इक्वल टू a sin ओमेगा t ओनली, ठीक है? फाई विल बी 0 बिकॉज पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एट t इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बच्चों, आपको कोई तकलीफ आए तो मुझे बताओ फटाफट। ये सब जानते हैं इस चीज को, यू ऑल नो, एवरीबडी नोज दिस थिंग कि t इक्वल टू 0 पे फाई की वैल्यू जो है वो 0 होती ही है। ठीक है, बात आई समझ में? अब हो सकता है ये पार्टिकल यहाँ से शुरू होता है ना, यहाँ से ऊपर डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, यानी कि रस्सी हवा में यहाँ पे से और ये नीचे यूं सारी की सारी ऐसे होती, ये ऐसे भी तो हो सकता था, पार्टिकल यहाँ होता और रस्सी यूं ऐसे सीधी जाती होती, तो ऐसे में फाई कुछ ना कुछ होता है ना। तो अगर जनरल इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आप ये सोच सकते हो, और अगर आप इसी इक्वेशन को फॉलो करना चाहते हो कि यहीं से शुरू हुआ तो भाई आपको फाई 0 लेना ही पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने तो अभी फाई 0 माना है, बट अगर जनरल इक्वेशन लोगे, ऊपर से शुरू करोगे पार्टिकल का मोशन, तो फिर प्लस फाई लिखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि ऊपर न होके नीचे होगा तो माइनस फाई हो जाएगा। सीखा है ना, सब कुछ SHM में सीखा है आपने, ये वही चीजें हैं सारी की सारी, वैसे के वैसे ही यहाँ, ठीक है? फिर मैंने आपको पहले दिन पे ये भी बताया था, वेव्स के अंदर बेसिकली एनर्जी और मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, बट मैटर डजंट मूव फ्रॉम इट्स ओन प्लेस। ये मैंने आपको बताया ही था, ठीक है? तो यहाँ पे फटाफट से उस चीज को ऐड कर दें। ठीक है, इन वेव्स momentum and energy is transferred from one particle to another, but actual movement of that particle or matter doesn't take place. But actual movement of that particle and matter doesn't take place. आ रही बात समझ में? समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो अगर ये बात है तो अब मैं वेव को शेप दे दूं, ठीक है ना? ये अपनी वेव को शेप मिल चुका है, ठीक है? सुनना मेरी बात, अब आप इसको ऐसे समझना, ध्यान से सुनना। ये जो पार्टिकल है इस जगह वाला, ये t इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है ना, और मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, दो चीजें 0 है यहाँ पे, ठीक है? ये पार्टिकल अपने मोशन को शुरू करेगा, है ना? ये पार्टिकल अपने मोशन को शुरू कर रहा है यहाँ से मीन पोजीशन से, हो सकता है ये थोड़ी देर बाद ऊपर जाए, ठीक है? ऊपर जाएगा, यहाँ इस जगह तक पहुंचेगा a एम्पलीट्यूड तक, फिर नीचे आएगा वापस, फिर जाएगा यहाँ तक -a तक, है ना? ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। फिर मैं बात करता हूँ इसके जस्ट बगल वाले पार्टिकल का, सपोज करते हैं t इक्वल टू 1 पे होगा या 2, किसी पे भी हो सकता है। ये पार्टिकल अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे है, बट इस पार्टिकल ने भी अभी ऊपर जाना है, यहाँ तक पहुंचना है, फिर उसके बाद ही नीचे जाना है यूं, फिर उसके बाद ही ऊपर जाना है यूं, ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब है ये पार्टिकल जो है ना अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा अलग लोकेशन पे है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस पार्टिकल का फाई कुछ नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा आगे है, +5 में होगा, है ना? तो मैं ये कह सकता हूँ इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ फेज का डिफरेंस है बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ, है ना? तो यही चीज इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हो रही है। अब आप जरा और देखो, इसके आगे एक और पार्टिकल है, मान लो ये x = 0 है, ये x = 1, ये x = 2, ये पार्टिकल थोड़ा और ऊपर है। इसके आगे वाला पार्टिकल देखोगे तो ये पार्टिकल सीधे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है यहाँ,
यानी कि इसके लिए जो फेज है वो बच्चों कितना होगा, π/2। याद है तुम्हें, π/2, क्योंकि कोई एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है और लौट रहा होता है मीन पोजीशन की तरफ, तो उसका जो फेज होता है वो π/2 होता है। तो अगर इसका फेज अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो ये π/2 पे है और ये 0 पे है। क्या पता चल रहा है क्या? तो ऐसे कंपेयर किया जाता है। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे खूब सारे पार्टिकल हैं यहाँ पे और सबके सब SHM कर रहे हैं, सबके सब, एवरी सिंगल डैम पार्टिकल इज डूइंग व्हाट, SHM, है ना। बट ये शर्त है, एक चीज ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये कंडीशन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पार्टिकल और इसके आगे वाला पार्टिकल सबका फेज कांस्टेंट फाई अलग अलग है। जैसे हम लोग अभी तक आज तक क्या करते हुए हैं, मैंने आपको सिर्फ एक पार्टिकल दिया और मैंने कहा चलो इसको SHM कराओ और इसी के बारे में बात, तो हमने इसका फाई 0 ले लिया शुरुआत से क्योंकि ये यहाँ पे था। अभी मैं इसके आगे एक पार्टिकल और ले रहा हूँ जो यहाँ से शुरू कर रहा है अपनी जर्नी, तो इसका फाई कुछ φ1 होगा, फिर इसके आगे एक पार्टिकल और है जिसका फाई कुछ φ2 होगा। तो सब लोग जो है अपनी अपनी अलग अलग लोकेशन पे, इसलिए सबके फाई अलग अलग होंगे। तो यार ये तो तकलीफ हो गई यार। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिससे मुझे कभी भी, अब जैसे देखो पता है क्या होता है, इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि मैंने तुरंत SHM की इक्वेशन में टाइम डालता था मैं कि बताओ t=0 पे पार्टिकल कहाँ होगा, तो वो तुरंत मुझे बताया था कि हाँ इस जगह पे होगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि मुझे फटाफट से ही पता चल जाए t और x की वैल्यू डालते ही कि पार्टिकल कहाँ पे है ना, किस जगह पे है। तो वो कैसे मिलेगी उसके बारे में अब हमको सोचना है, और आप मदद ले सकते हो, और आप मदद ले सकते हैं हमारी इस फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन का। एक्चुअल में क्या होता है, जो अपना पेरेंट पार्टिकल है ना, जो सबसे पहला पार्टिकल है जिसने वाइब्रेशन शुरू किया है, ये वही पार्टिकल है जो SHM कर रहा है। आने वाले सारे इसके आगे के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली इसी को कॉपी करेंगे, है ना। तो सारे के सारे इसको कॉपी करेंगे, इसके वाइब्रेशन को। तो सोचिए कैसे होगा। सोचिए सोचिए सोचिए, ठीक है, आप सोचिए। विल बी डिस्कसिंग दिस इन आवर कमिंग मॉड्यूल।